वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो ये क्लास ले रहे हैं, दिस इज फॉर योर पेपर नंबर 15 एट फाइनल लेवल। पेपर नेम इज स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। दिस इज अवर पेपर नंबर पेपर 15 जो कि आपके फाइनल लेवल पे है। और टुडे आई एम डिस्कसिंग योर क्लास नंबर 34, राइट? तो दिस 34 नंबर इज कमिंग बेस्ड ऑन द this study notes. So we are following consistently this study note and accordingly assigning this 34 number in this case to our classes. The aim of this deliberation to help the students so that the student who cannot afford the coachings or all those affairs, they may get the benefit from what I can in fact deliver to student. तो अभी हमारा ये चल रहा था, हम जो अभी चैप्टर 2 के आपके जो स्टडी नोट 2 है, उसमें आपका जो स्टडी नोट 2 में आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग 2.1 को कवर कर रहे थे। हमने बहुत सारे सवाल कर लिए थे। अभी हम आपको अगले इलस्ट्रेशन जो हम कर रहे थे 44 नंबर पे मैं आपको लेके चलूँगा। 43 इलस्ट्रेशन तक मैंने पिछली क्लासों में या पिछले जो हमने आपके साथ वीडियोज शेयर की हैं उसमें आपको करा दिए थे। तो illustration 44 is about to this pricing decision and probably this will be your last class of 2.1. इसके बाद शायद क्वेश्चन पूरे खत्म हो जाएंगे। फिर इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू इनफैक्ट ट्रांसफर प्राइसिंग। और उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है बिकॉज द institute had changed the pattern in and this online examination is going in next term. So that the people are saying that MCQ has to be in fact addressed. So one of the students sent me a book from any chapter who prepared the in fact MCQs. So after the transfer pricing I will in fact address the issue. ठीक है, तो don't worry, whatever I can do for you definitely I will do. ठीक है, but this topic at least chapter number 2 should be finished first before doing anything more. So right, illustration number 44 is related to pricing decision and I'm going to read the question. श्री किरण मैन्युफैक्चरर्स लाइटर, ये लाइटर्स बनाते हैं जिससे हम गैस वगैरह जलाते हैं या दूसरे कोई लाइटर्स बनाते हैं. He sells his product at 20 रुपए each and make a profit of ₹5 on each लाइटर. एक लाइटर पे उनको 5 रुपए का प्रॉफिट मिलता है. लाइटर का जो बेचते हैं वो 20 रुपए का बेचते हैं. ही वर्क 50% ऑफ हिज मशीनरी कैपेसिटी, जिसको 50,000 लाइटर्स उनकी, यानी कि जो टोटल कैपेसिटी होगी वो 1 लाख लाइटर्स बनाने की होगी. अभी वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं. तो उसके लिए कॉस्ट की का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है. कॉस्ट स्ट्रक्चर दे हैव इनफैक्ट गिवन हियर, राइट? तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है. डायरेक्ट मटेरियल जो पर लाइटर यूज होता है 6 रुपए का है. वेजेस जो लगते हैं 2 रुपए के हैं. वर्क ओवरहेड जो है आपका 5 रुपए का, जिसमें 50% जो है फिक्स है यानी कि बाकी वेरिएबल होगा. और सेल्स एक्सपेंसेस जो हैं वो 2 रुपए लगते हैं. वो आपका कितना होगा? 25% उसमें से वेरिएबल है, यानी कि आपका सिंपल कह दूं तो मैं ये 75% आपका क्या होगा? फिक्स होगा. तो इसके अगर ब्रेकअप देखें, यहाँ पे 2 कंपोनेंट जो दिए हैं, इसका आप ब्रेकअप देखिए. इसमें जो ये फिक्स है एक पार्ट और एक वेरिएबल है. तो फिक्स पार्ट 50% है, वेरिएबल पार्ट भी 50% है, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 रुपए ईच आ जाएगा. 2.5 आपका वेरिएबल हो जाएगा और 2.5 आपका फिक्स हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे जो ब्रेकअप है वो सेल्स एक्सपेंसेस का, इसमें जो फिक्स पार्ट है वो आपका 75% है. ठीक है, 75% है. और आपका जो वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट जो है आपका वो कितना परसेंट है? 25% है. ठीक है, तो ये कितना आएगा 25% में? ये 75% होगा 1.5 रुपीज एंड दिस कम्स टू 0.5 यानी कि 50 पैसे आपका ये आ जाएगा. His anticipation for the next year is that the cost will go up as under. ये कह रहे हैं अगले साल के लिए, ये अभी एक स्ट्रक्चर उन्होंने बताया. अगले साल के लिए फिक्स कॉस्ट जो है वो 10% से बढ़ जाएगी, डायरेक्ट वेजेस 20% से बढ़ जाएंगे, मटेरियल 5% से बढ़ जाएगा. देयर विल बी नॉट इन एनी चेंज द सेलिंग प्राइस, में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी कि वो 20 रुपए का था तो 20 रुपए का ही बिकेगा सेलिंग प्राइस ही आपका. देर इज एन एडिशनल ऑर्डर फॉर 20,000 लाइटर्स. 20,000 लाइटर्स का ऑर्डर अलग से मिल गया है इनको इन द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, व्हाट इज द लोएस्ट रेट
he can quote so that the he can earn the same profit as in the current year। तो देखो इसमें क्या है, बहुत सिंपल से इसमें बहुत, क्योंकि आपने तो मेरे हिसाब से मेरे साथ बहुत सारे सवाल कर ली, क्लासेस कर ली, तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट डेवलप हो गई होगी। इसमें क्या है कि जो आपका ये प्रेजेंट आपका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आप मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। कंट्रीब्यूशन के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा वो निकाल लीजिए। अब प्रॉफिट में कमी कहाँ होगी, प्रॉफिट में कमी होगी इसकी वजह से, प्रॉफिट में जो आपका ये प्राइस बढ़ गया। अब जब ये आपके प्राइस बढ़ा है तो इससे आपका प्रॉफिट डेंट होगा। जो प्रॉफिट डेंट होगा उस प्रॉफिट को आप कहाँ से ले लेंगे, इन 20,000 यूनिट से ले लेंगे। तो इस 20,000 को हम अगर कोट करना चाहेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा हमारा जो एम है मेंटेन द सेम प्रॉफिट एज इन द करंट ईयर। तो हमारा प्रॉफिट यही रहना चाहिए। तो हम कितना कोट करें, तो हम कितना कोट करें, एक तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट को कोट करें, ठीक है, जो इस वेरिएबल कॉस्ट जो लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट जो लगेगी इसकी उसको कोट करें, प्लस जो पर यूनिट आपका प्रॉफिट, पर यूनिट जो आपका प्रॉफिट, पर यूनिट प्रॉफिट जो आपका कम हो रहा है किसकी वजह से, इस महंगाई की वजह से। पर यूनिट प्रॉफिट जो आपका रिड्यूस्ड हुआ ड्यू टू प्राइस इंक्रीज, ड्यू टू कॉस्ट इंक्रीज कह लो, कॉस्ट ऑफ इनपुट कह लो, कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज। तो इन दोनों को निकाल लेंगे तो हमें नया कोड देना पड़ेगा, नए कोड हमारे पास आ जाएगा कि हमें क्या कोड करना चाहिए 20,000 के लिए। तो यही देखो सवाल की जड़ यहाँ पे है कि हम सेम प्रॉफिट मेंटेन करना चाहते हैं, और सेम प्रॉफिट मेंटेन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी ये कॉस्ट बढ़ गई। तो 20,000 जो नए ऑर्डर मिले हैं उसमें हम अगर ये प्रॉफिट मेंटेन करना चाहें तो हमें कितना उसको कोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट प्रॉफिट आपका 50,000 यूनिट आप बेचते हैं, 5 रुपए का यूनिट होता है, ये डाटा दिया हुआ है, 50,000 की कैपेसिटी पे आप चल रहे हैं। तो आपको प्रेजेंट प्रॉफिट जो मिल रहा है 2,50,000 रुपये मिल रहा है। और जो आपकी फिक्स कॉस्ट आ रही है, फिक्स कॉस्ट कैसे आ रही है, देखो फिक्स कॉस्ट आपकी ये आ रही है, मैंने जो निकाल के दिखाई, 2.5 रुपये, और आपकी ये जो है 1.5 रुपये, ये कॉस्ट आ रही है फिक्स कॉस्ट अभी अभी के स्ट्रक्चर में। तो 50,000 तो यूनिट आप कर रहे हैं, 2.5 रुपये आपकी ये वाली कॉस्ट जो मैंने ये बताई थी, और 1.5 रुपये ये हो गई, तो 3 रुपये आपकी ये कॉस्ट हो गई, सॉरी 4 रुपये आपकी ये कॉस्ट हो गई फिक्स कॉस्ट। तो आपका इससे इससे आपकी कॉस्ट कितनी आ गई, 2 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आ रही है। ये अभी आपका ऐसे काम चल रहा है। अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंक्रीज इन द प्राइस, भाई अभी आपका जो प्रॉफिट है वो इतना है, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस में इजाफा हो गया, प्राइस में इनपुट कॉस्ट में इजाफा हो गया, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट अब कितना होगा, क्योंकि हमें कवर क्या करना पड़ेगा कि एक तो प्रॉफिट हमें सेम रखना है, तो ये प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कितना प्रॉफिट कम हुआ, प्लस उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो आएगी उसको हम कोट कर देंगे, क्योंकि देखो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी ना पीरियड के लिए, उसमें तो हमें चेंज होगा नहीं। तो देखो सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, 20 रुपए है, कोई समस्या नहीं है। मटेरियल का जो प्राइस है 6 रुपए है, इसमें इजाफा कितने का हो रहा है, 5% का, तो 1.05 कर दीजिए इसको। तो आपका क्या होगा 1.05, या इन्होंने ये आप 105/100 लिखा है, तो 6.3 हो जाएगा। 6 रुपए से वेजेज जो है 20% का इजाफा हो रहा है, तो 2 रुपये 40 पैसे हो जाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं मेरे हिसाब से, आप इस चीज को खुद से कर सकते हैं। आप ये जस्ट जो इन्होंने इंक्रीज किया हुआ है, भाई ये आपके ये दो कंपोनेंट को इंक्रीज कर दिया इन्होंने, ठीक है। ओके, तो आपका ये आपका जो है डायरेक्ट वेजेज हो गए, और डायरेक्ट आपका मटेरियल हो गया, ये हो गए। अच्छा, आपकी जो फिक्स ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड में भी कुछ इजाफा हो रहा है। फिक्स ओवरहेड में कितना इजाफा हो रहा है, 10% का, या फिक्स कॉस्ट में कितना इजाफा हो रहा है, 10% का। तो अभी फिक्स के लिए पहले हम इनके जो वेरिएबल कंपोनेंट है उनको देखते हैं कि वेरिएबल कंपोनेंट तो फिर सेम रहेंगे। तो आपकी जो वर्क होड के एक्सपेंसेस हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले वर्क वाले जो ओवरहेड है, इसमें वेरिएबल कितने हैं, ढाई रुपए पर यूनिट। तो 2.5 रुपए पर यूनिट ये आ गया जो मैंने आपको निकाल के दिखाया था। और सेल्स के एक्सपेंसेस जो थे वो वेरिएबल कितने थे, क्योंकि यहाँ 25% है, तो 25% इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 पैसे। तो अब आप इनको अगर सारी कॉस्टों को जोड़ेंगे, इन कॉस्टों को, तो कितनी आएगी आपकी, 11 रुपये 70 पैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो आपका प्राइस कितना है, प्राइस है आपका 20, सेलिंग प्राइस है 20 रुपये, ये सेलिंग प्राइस जो है ये 20 रुपये है आपका, ठीक है। और आपका जो कॉस्ट आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट जो आ रही है 11 रुपये 70 पैसे आ रही है। ये पॉइंट है बेसिकली, ये पॉइंट है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसमें, ये दशमलव का निशान है।
तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, वेरिएबल कॉस्ट, और ये आपका सेलिंग प्राइस। एसपी माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका हमेशा कंट्रीब्यूशन होता है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन होता है आपका, ठीक है जी। तो ये कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया। तो आप जो है 50,000 पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 50,000 पे आपका कंट्रीब्यूशन आ गया 4,15,000। तो इट इज नथिंग बट दिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वॉल्यूम प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपकी जो फिक्स कॉस्ट आ रही थी ये 2 लाख रुपए, ये जो 2 लाख रुपए होगी इसमें इजाफा हो गया 10% का, तो इसको 10% से करेंगे तो 2,20,000 आ गया। इससे आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 1,95,000 आपका प्रॉफिट अभी जो है आ रहा है, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट कितना आ रहा था, 2,50,000 रुपए, अब प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,95,000 रुपए। तो कितना नुकसान हुआ, मतलब कॉस्ट बढ़ने से, इनपुट कॉस्ट बढ़ने से आपका मतलब आपको कहेंगे डिक्रीज इन प्रॉफिट या रिडक्शन इन प्रॉफिट कितना हुआ, रिडक्शन इन प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट आप देखोगे तो कितना हुआ आपको, पहले आपको मिल रहा था 2.5 लाख रुपया, 2 लाख, हाँ 2.5 लाख रुपए, 2,50,000, और अभी कितना आ रहा है कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से 1,95,000, ठीक है। तो कितने का आपका प्रॉफिट कम हो गया कॉस्ट बढ़ने की वजह से, 55,000 रुपए का प्रॉफिट कम हो गया। तो अब क्या करेंगे, आपको जो ये नया ऑर्डर मिला है 20,000 यूनिट का जो ऑर्डर मिला है, ये 20,000 यूनिट का एक नया ऑर्डर मिल गया आपको, ठीक है। तो जो 20,000 यूनिट का नया ऑर्डर मिल गया आपको, आप इसमें एक तो ये प्रॉफिट को कवर करेंगे जो आपका कम हुआ है, क्योंकि आपका एम क्या है, सेम प्रॉफिट करवाना है। तो एक तो इस प्रॉफिट को कवर कर लीजिए, प्लस आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें आप कोट कर सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, 11.70, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, 11.70 पर यूनिट। तो ये तो दी हुई है सीधी सीधी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकल के आ गई, ये आपने निकाली हुई यहाँ पे 11.70। और आपका जो प्रॉफिट में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉफिट जो आपको रिकवर करना है, प्रॉफिट प्रॉफिट टू बी रिकवर्ड, तो ये प्रॉफिट टू बी रिकवर्ड कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 55,000 बटे 20,000, मतलब 20,000 यूनिट बनाएंगे, 55,000 आपका प्रॉफिट कम हो रहा था। तो पर यूनिट कितना रिकवर करना चाहिए आपको सेम प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए, जो आपका ये एम है ना, ये वाला, ये एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो आपको कितना प्रॉफिट करना चाहिए, इसको देखो कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ। ये आप 55,000 डिवाइडेड बाई 20,000 करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आपका आएगा 2 रुपये 75 पैसे, ठीक है। 2 रुपये, ये कितना आएगा आपका, 2 रुपये 75 पैसे, ठीक है। तो ये आपका 2 रुपये 75 पैसे। तो नया जो उसकी कोटेशन आप क्या देंगे, प्लस 11.70 इसमें जोड़ दीजिए। तो 11.70 प्लस 2 रुपये 75 पैसे, तो आपको 14 रुपये कितना कोट करना पड़ेगा उसका, 14 रुपये 45 पैसे। ये आपका आंसर आना चाहिए, इतनी कोटेशन आपको देनी चाहिए, ठीक है। इनका क्या आंसर आ रहा है देखते हैं, 14 रुपये 45 पैसे हमारा आया, इनका भी 14 रुपये 45 आ रहा है। तो यही आ रहा है कि कंट्रीब्यूशन जो आपने यहाँ पे आपका कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ एक तरह से, तो वो कवर करना है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट करना है, क्योंकि आपका एम अल्टीमेटली क्या है कि पुराना प्रॉफिट हमारा बना रहे, ठीक है। ये आपका अल्टीमेट एम है जो आपका ये रखा है। व्हाट इज द लोवेस्ट रेट दैट कैन कोट सो दैट ही कैन अर्न द सेम प्रॉफिट, ये सेम प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट में डेंट हुआ प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट को छोड़ देंगे इसमें, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पीरियड में लगी रही है, क्योंकि आपको ये ऑर्डर जो मिला है ये एडिशनल ऑर्डर मिला है, और इसकी वजह से आपकी फिक्स कॉस्ट में कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करता हूं मैं। और इनको जो ये ऑर्डर मिला है, वो ऑर्डर जो ये मिडिल ईस्ट वाला ऑर्डर है, ये कितनी कैपेसिटी यूज करेगा, 40% कैपेसिटी यूज करेगा। अभी ये करंटली कितनी कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं 80%। अच्छा, अब इनका जो जो है डोमेस्टिक डिमांड, ये अब इस पर क्या शर्त है, जो ये ऑर्डर मिला है, द ऑर्डर हैज टू इधर टेकन इन फुल और एग्जीक्यूटेड एट 10% बिलो द करंट डोमेस्टिक प्राइस और रिजेक्टेड टोटली। कह रहा है या तो ऑर्डर को आप पूरे को एक्सेप्ट करो जो बाहर से ही मिला है 40% वाला, और इसको 10% प्राइस कम पे आप एग्जीक्यूट करो, मतलब जो आप घरेलू बाजार में बेचते हो इस 80% पे जो आप प्राइस है ना आपका सेलिंग प्राइस, यहाँ पे आपका प्राइस क्या होगा 0.9p, मतलब 10% कम होगा।
भाई अगर यहाँ सामान आप 100 रुपए का बेच रहे हो घरेलू मार्केट में, तो इस एक्सपोर्ट का जो आपको ऑर्डर मिला है इसको आपको कितने का बेचना पड़ेगा, 90 रुपए का। शर्त क्या है कि या तो इसको पूरे को 40% एग्जीक्यूट करो या फिर इसको रिजेक्ट करो, दो तरीके हैं। और अगर एक्सेप्ट करते हो तो 10% कम पे आपको देना पड़ेगा। तो ये सिनेरियो बन गया है। अब 80% पे इनका क्या है मुद्दा, 80% पे इनका करंट सेल और कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है, 80% कैपेसिटी पे है, ये इनका डाटा दिया हुआ है ये सारा। इनकी सेल 16 लाख रुपए की है, डायरेक्ट मटेरियल 5.8 लाख है, डायरेक्ट लेबर 2.4 लाख है, वेरिएबल ओवरहेड 0.6 है, फिक्स ओवरहेड 5.2 लाख है। तो ये डाटा दिया हुआ है एट द रेट सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, एट द रेट 80% कैपेसिटी पे ये डाटा है, ठीक है। अच्छा, ये मैं बार बार क्यों लिखता हूँ, इसका मीनिंग बताऊंगा आपको क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले तो आपको इस, क्योंकि आपको यहाँ आप देखो, अगर आप पूरा ऑर्डर करोगे तो पूरा ऑर्डर तो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा निकल गया, ये तो 120% हो गया है। तो आपके पास क्या चारा बचा है, वो ही बता रहा था। फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू द मैनेजमेंट के सामने तीन ये अल्टरनेटिव है। कंटिन्यू द डोमेस्टिक सेल एंड रिजेक्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर। जो कर रहे थे वो करते रहो भैया, जो बना रहे हो ये अपना बनाते रहो। दूसरा क्या है, एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड अलाउ द डोमेस्टिक मार्केट टू स्ट्रेव टू द एक्सटेंट एक्सेस डिमांड। भाई दूसरा तरीका ये है कि आप 40% ही एक्सपोर्ट ऑर्डर बनाओ, ठीक है। और जो आप ये 80% बना रहे थे, 80% की जगह यहाँ कितना बनाओ, 60% बनाओ। और जो आपकी डोमेस्टिक डिमांड है उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो। जो रिमेनिंग यहाँ 20% आपका लॉस हो रहा है उसको होने दो, डोमेस्टिक डिमांड। अच्छा, तीसरा अल्टरनेटिव क्या है, इंक्रीज कैपेसिटी सो टू एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड मेंटेन द डोमेस्टिक डिमांड। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका यह है कि आप 80% अपना जो है डोमेस्टिक का करो और 40% जो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है वो करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मशीन खरीदनी पड़ेगी आपको, परचेजिंग एडिशनल प्लांट, जिससे 10% इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटी, और साथ ही आपके फिक्स ओवरहेड जो है 65,000 इंक्रीज हो जाएंगे। तो लेकिन आपको तो कैपेसिटी चाहिए 120%। भाई अगर ये दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं आपको, तो आपको कैपेसिटी कितनी चाहिए, 120%। 10% तो यहाँ से बढ़ गई। रिमेनिंग क्या है, वर्किंग ओवर टाइम एट 1.5 टाइम ऑफ द नॉर्मल रेट टू मीट द बैलेंस रिक्वायर्ड कैपेसिटी। तो बैलेंस रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितनी है, 10% और बची। तो ये कह रहा है कि आप पूरा ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो 10%। इसके लिए आप एक तो प्लांट लगा लो, एडिशनल प्लांट, जो कि 65,000 रुपये आपको एडिशनल कॉस्ट आएगी। प्लस आप ओवर टाइम में काम करो तो उसमें ओवर टाइम आपको पे करना पड़ेगा 1.5 गुना ओवर टाइम पे करना पड़ेगा, 1.5 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रेट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये तीन अल्टरनेटिव्स हैं मैनेजमेंट के पास। करना क्या है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट ईच ऑफ द अवर अल्टरनेटिव एंड सजेस्ट बेस्ट वन। अब आपका काम है, चूंकि आप हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कि आप मुझे लगता है इस एग्जाम के बाद शायद बन ही जाएंगे, और बनना चाहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एवेल्युएट ईच ऑफ द अबव अल्टरनेटिव एंड सजेस्ट द बेस्ट। भाई सजेस्ट करना है तीनों इवेल्युएशन को, अल्टरनेटिव जो इन्होंने बताए हैं, ए, ठीक है, या बी, या फिर आपका ये सी, तीनों में से आपको इनको इवेल्युएट करके बताना है और मैनेजमेंट को सलाह देनी है कि कौन सा हम बेस्ट करें, कौन सा चूज करें, ठीक है। तो इस सवाल को करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको अब सवाल को थोड़ा कंप्रेस करते हैं, इतना ही आप जो है इस फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है इसको इवेल्युएट कर रहा हूँ सबसे पहले मैं। तो आप रिमेनिंग सवाल को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, मैं आपको अभी जो केवल करा रहा हूँ वो फर्स्ट पार्ट, यानी ए आपको इवेल्युएट करके बता रहा हूँ, ये वाला। तो देखो, पहले तो इसमें प्रॉफिट निकालने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सारा डाटा यहाँ दिया हुआ है। सेल्स दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। तो आपकी ये वाली जो तीन कॉस्ट है, ये वाली जो तीन कॉस्ट हैं वो आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये आपका सेल है, ठीक है। तो मैं आपको अगर कहूँ कि ये आपकी जो है, ये वाली आपकी सेल है, ठीक है, ये आपकी सेल है, और ये आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दीजिए, इससे आपको क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट को, तो आपको क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें तो आप कर सकते हो, इन तीनों को आप जोड़िएगा तो ये सेम उसने किया होगा वहां पे। तो आप देखिए आपका 16, ये आपके सारे फिगर ऊपर से उठा लाए होंगे, ये 5.8, 2.4.6, 5.8, 2.4.6,
और ये ओवर टाइम प्रीमियम को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये दो में इवेल्युएट नहीं होगा, तीसरे में होगा, वो मैं करके बताऊंगा आपको। तो इसमें तो आप सिंपल कर सकते हैं, इससे आपका कंट्रीब्यूशन ये वाला जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट ये 8.8 आ जाएगा। ये जो आपका है दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला जो आपका ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। अब सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए तो आपका ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट आपकी डायरेक्टली दी हुई है, तो इससे आपका प्रॉफिट आ गया 2 लाख रुपया। ठीक है, ये लैक्स में दी हुई है, तो इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है, ये तो आप कर ले जाएंगे, मुझे तो इसमें कोई शक लगता नहीं, ये तो आपके लिए बच्चों का खेल हो गया। अच्छा, दूसरे में क्या था, दूसरा जो अल्टरनेटिव था वो क्या था, accept the export order and allow domestic market to starve to the extent excess demand। मतलब जो आपकी डिमांड डोमेस्टिक खत्म हो जा रही है उसको हो जाने दो, तो आप क्या कर पाओगे, आपके पास 40% का जो है विदेशी ऑर्डर है और रिमेनिंग आप 60% ही कर पाओगे, क्योंकि आपके पास जब 40% यहाँ यूज हो गई। अब ये 19.2 कैसे आ रहा है ये आपको बता दूं मैं, मेरे हिसाब से आप अगर ये वाला सेंटेंस पढ़ लिए होंगे कि दिस ऑर्डर हैज टू ईदर टू बी टेकन इन द फुल एंड एग्जीक्यूटेड एट 10% बिलो द करंट मार्केट प्राइस और रिजेक्ट टोटली। तो पहले में तो आपने रिजेक्ट कर दिया, दूसरे केस में क्या किया आपने, एक्सेप्ट कर लिया। और इसको जब करोगे एक्सेप्ट तो 10% कम प्राइस पे करोगे डोमेस्टिक प्राइस की अपेक्षा कर। यहाँ पे आपने दूसरी स्ट्रेटजी में क्या किया था कि जो आपकी डोमेस्टिक डिमांड कम हो रही है उसको कम होने दिया, तो यानी कि 80% जो थी उसको आपने 60 पे ले आए। तो देखिए भाई, आप जो है ये 60% डोमेस्टिक वाला जो है, पहले आपकी जो सेल थी आपकी वो कितनी थी, मैं सही से करके बताता हूँ। आपकी जो सेल थी वो एट द रेट 80% पे कितनी थी, 80% पे थी 16 लाख। ठीक है, तो आपकी अब रिमेनिंग 60% पे कितनी हो जाएगी, 60% पे चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए या ऐसे कर लीजिए 16 इंटू आपका जो है 60/80 कर लीजिए, तो भी आपकी आ जाएगी मेरे हिसाब से है। तो ये कितनी आ गई आपकी, ये 12 लाख आ जाएगी इस तरह से। या आप ऐसे कर सकते हैं, पहले इसको 100% पे ले जाइए और फिर 60% कीजिए, तो इसको अगर 100% पे ले जाएंगे तो ये 20 हो जाएगी, और इसका अगर 60% करेंगे तो ये 12 आ जाएगी। ठीक है, 60% इसका 12 आ जाएगी, ये 100% पे अगर करेंगे तो ये कितनी है, 20 है। तो ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो होगी आपकी डोमेस्टिक वाली। ठीक है, अब ये जो आपका है 7.2 ये आएगा 40% अगर आप करेंगे तो 40% आपकी कितनी सेल होगी, ये 40% होगी आपकी 8 लाख की। ठीक है, 8 लाख की 40% जो है ये कितना होगा, 8 लाख। लेकिन आपको ये करनी है 10% रिड्यूस, भाई 10% कम पे आपको बेचना है ना। अगर ये 49 आप जो है विदेशी ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसको 0.9 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, या 10% लेस कीजिए इसमें से, तो आपका कितना आएगा, 7.2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 19.2 आपका टोटल सेल आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इस कॉस्ट में आप देखोगे, अब आप 100% पे ऑपरेट कर रहे हो, आप कितने पे ऑपरेट कर रहे हो, 100% पे ऑपरेट कर रहे हो। और यहाँ आपकी जो ये कॉस्ट है वो कितनी है, सॉरी यहाँ आपकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 80%। तो जो सारी वेरिएबल कॉस्ट हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ये वेरिएबल ओवरहेड, इनको आप 0.8 से डिवाइड कर दीजिए तो आप 100% पे आ जाओगे। ठीक है, तो आप इन सब फिगर्स को, जो भी आपकी वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स में आप इन सारियों को आप जो है आप इसको कर दीजिए किससे, 0.8 से डिवाइड कर दीजिए इनको, जितने भी ये वेरिएबल फिगर हैं। तो 0.8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 0.8 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 0.8 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। अब आप ये मैथ तो समझ पा रहे होंगे इतना, ये आप 80% पे हैं, तो आप 100% पे कितना होंगे, डिवाइडेड बाई 0.8 आ जाएगा ना, तो आप ये सारे आंसर आपके आ जाएंगे। तो फिर ये जो आपकी है इन तीनों को जोड़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 11। तो ये जो आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, वेरिएबल कॉस्ट में ये आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको यहाँ सेलिंग प्राइस से माइनस कीजिए तो आपका अगेन वो कंट्रीब्यूशन आ गया। और फिक्स कॉस्ट में आपकी कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो आपसे इसका प्रॉफिट आ गया 3 लाख। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट आ गया 3 लाख। तो पहले में तो उसमें था कि आप केवल डोमेस्टिक को कर रहे थे और अपने इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया था एक्सपोर्ट को। दूसरे में आप एक्सपोर्ट को फुल आप एग्जीक्यूट करना था, उसमें तो कोई चारा नहीं था, 10% लेस प्राइस पे करना था। प्लस आपने यहाँ डोमेस्टिक डिमांड जो आपकी जा रही थी उसको जाने दिया।
तीसरा जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरे में क्या है, दो काम करने हैं। तीसरे में क्या करना है, डोमेस्टिक को भी पूरा करना है, एक्सपोर्ट को भी पूरा करना है। तो आपको जो 20% कैपेसिटी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी उसमें 10% तो आप बढ़ाएंगे किससे, प्लांट से, एक प्लांट लगा देंगे। और 10% आप बढ़ाएंगे वर्किंग ओवर टाइम से। तो ओवर टाइम में काम करेंगे तो जो 20% कैपेसिटी की यहाँ जरूरत है वो कहाँ कहाँ से आएगी, 10% तो इस ऑप्शन से आ जाएगी और 10% इस ऑप्शन से आ जाएगी। तो 20% आपकी हो जाएगी इजाफा। तो ये आपकी 80%, जो आपकी 120% कैपेसिटी बन जाएगी, इसमें आप ये आपका विदेशी ऑर्डर और जो घरेलू ऑर्डर है इन दोनों का आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है सर। तो अब इसके लिए ये दोनों को इवेल्युएट करके हम बताते हैं। तीसरे तीसरे पे चल रहा हूँ मैं आपको। देखो अब यहाँ 40% आप डोमेस्टिक, सॉरी 40% आप फॉरेन कर रहे हो और 80% डोमेस्टिक कर रहे हो। तो ये कैसे आएगा, तो ये तो आपका 80% तो यहाँ से आप सीधे सीधे चिपका दो हैं, और 40% यहाँ से सीधे चिपका दो, चाहे तो ऐसे कर लो चाहे इसको अलग से कैलकुलेट कर लो। भाई देखो आपका ये 80% आप डोमेस्टिक कर रहे हो ये वाला, ठीक है, तो ये है 16, तो ये 16 आ गया यहाँ, ठीक है। और ये 40% कर रहे हो आप ये वाला, ठीक है, तो ये 40% ये वाला आ गया यहाँ। तो इससे आपकी टोटल सेल कितनी होगी, 23,20,000 रुपए, या 23.2 लैक्स आ गई आपकी। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में यहाँ पे आपकी ये 100% पे है, ये वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगी ना आपकी सीधी सीधी। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1.2 से, सबको 1.2 से, क्योंकि आप 100 से 120 पे जा रहे हैं। यहाँ आप 80% पे चल रहे थे, यहाँ आप 100% पे चल रहे थे, और यहाँ 120% पे चल रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ 0.8 नीचे क्यों लाया था, डिवाइड किया था, क्योंकि आपको 100 पे जाना था, अब आपको 80 से 100 पे जाना था। अब आपको 100 से 20 पे जाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको कैपेसिटी में, है, या फिर आप 100% निकाल के कर सकते हैं, दोनों जो आपको सहूलियत लगे। तो 7.25 इंटू 1.2, 3 इंटू 1.2, 0.75 इंटू 1.2, तो इनको करेंगे तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करके आ जाएंगी। अच्छा, एक तो ये कॉस्ट हो गई। अब इसमें ओवर टाइम का प्रीमियम और निकालना है। अब ओवर टाइम का प्रीमियम ये कैसे निकलता है, स्टूडेंट इसमें कई बार गलती कर जाते हैं। देखो आपकी जो ये जो ओवर टाइम का प्रीमियम है ये किस कैपेसिटी के लिए आएगा, ये 10% कैपेसिटी के लिए आएगा। ये वाला जो प्रीमियम है ना, ये कितनी कैपेसिटी के लिए आएगा, 10% के लिए आएगा। भाई 10% तो आप यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट 65,000 बढ़ा रहे हो ना, ये आपका प्लांट खरीदने वाला आएगा यहाँ तो। और ये जो ओवर टाइम है, ओवर टाइम कितना देना पड़ेगा, 10% आपको इंक्रीज करने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ओवर टाइम कितना देना पड़ेगा, ओवर टाइम में क्या होता है, दुगना होता है। ओवर टाइम का मतलब ये होता है जैसे आप 1 घंटा अगर काम करा रहे हैं, किसी को अगर 100 रुपए दे रहे हैं, तो अगर आप ओवर टाइम में वो घंटा काम कराएंगे तो यहाँ आपको 150 देने पड़ेंगे, ठीक है, 150 देने पड़ेंगे। ये मतलब हुआ इसका, है ना, 150 देने पड़ेंगे। तो इस 150 में क्या क्या इन्वॉल्व है, इस 150 में इन्वॉल्व है 100 रुपए नॉर्मल वाले, प्लस 50 रुपए आपके कौन से वाले, ओवर टाइम वाले। रियल में ओवर टाइम का प्रीमियम ये होता है। भाई ये तो आप नॉर्मल देते ही ना उसको। अब आप 150 रुपए दे रहे हैं, अगर नॉर्मल काम वो 10 घंटे के बाद, मान लो 8 घंटे के बाद कर रहा है, तो उसको 150 रुपए देने पड़ रहे हैं। अगर वो 8 घंटे के अंदर कर दे रहा है तो 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इफेक्टिवली तो आपको 50 रुपए ही ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो ये वाला काम तो वो कर ही ले। तो ये जो 100 रुपए हैं जो आपने यहाँ 1.2 से मल्टीप्लाई किया था ना, ये 1.2, तो ये 100 रुपए तो इसकी कैपेसिटी के साथ यहाँ आ गए। ये 100 का मतलब मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, 100 कोई रुपए नहीं है यहाँ। मतलब एक कंपोनेंट जो था नॉर्मल वाला तो यहाँ एब्जॉर्ब हो गया। अब जो रिमेनिंग कंपोनेंट है 50% वाला, इसको आप परसेंट मान लो, अच्छा रुपए से आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये 50% वाला कंपोनेंट यहाँ एब्जॉर्ब कराना, जो कि रियल में आपका ओटी है, जो एडिशनल कॉस्ट आपको हो रही है। तो देखो आपका ये 0.15 कैसे आएगा। भाई आपकी 100% पे जो आपकी कैपेसिटी है, 100% पे आपकी 3 रुपए है। तो 10% अगर यहाँ बढ़ाना है तो आपको कितना आपको टोटल ओटी देना पड़ रहा होगा, 0.3 देना पड़ रहा होगा, ठीक है, 0.3 देना पड़ रहा होगा। अगर आप 10% बढ़ाओ, 100% पे ही आपका 3 है तो 10% पे 0.3 होगा। अब इसमें क्या है, आपको ओवर टाइम जो देना पड़ रहा है 50% देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ये ओवर टाइम प्रीमियम है वो तो 50% ही है ना। तो अगर आप इसको 50 करेंगे तो ये 0.15 लैक्स में आ जाएगा। इसलिए तो ये आपका ओवर टाइम प्रीमियम जो है 10% कैपेसिटी के लिए आपको 0.5 और आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक कॉस्ट ये हो गई।
तो इस तरह से आप जब चलेंगे तो आपकी जो टोटल कॉस्ट हो गई, जो वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ये सारी आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई 13.35, और इसमें तो फिर आगे कुछ बचा नहीं। जब आपने 13.35 को आप सेल में से घटाएंगे तो आपको 9.85 कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ आपकी जो 5.2 कॉस्ट थी, 5.2 कॉस्ट में 10% कैपेसिटी जो इंक्रीज हो रही है प्लांट लगा के हो रही है, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी 5.85 हो जाएगी फिक्स। तो इससे प्रॉफिट आपका 4 लाख रुपए हो जाएगा। तो इससे आपको सीधा सीधा क्लियर है कि आपको ये काम करना चाहिए। फ्रॉम द अबो कंप्यूटेशन इट वाज फाउंड दैट द प्रॉफिट इज मोर एट अल्टरनेटिव 3, दैट एक्सेप्टिंग द फोर्जिन ऑर्डर एंड मेंटेनिंग द फुल्ली प्रेजेंट डोमेस्टिक सेल्स, दिस द बेस्ट अल्टरनेटिव सजेस्टेड। तो ये आप थर्ड वाला अल्टरनेटिव आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें जो ओवर टाइम प्रीमियम को निकालना है यही एक काम है। बाकी तो ये जस्ट इसको कैपेसिटी को यहाँ से आपको बढ़ाना घटाना जो भी करना है, और फिर ये प्राइस का 2 वेरिएशन इसमें दिए हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं है, आई बिलीव मैंने ये सवाल कभी किया भी है अपने जीवन में, तो जब स्टूडेंट रहूँगा जब किया होगा मैंने, मुझे ध्यान है ये मैंने किया हुआ है। चलो अच्छा आगे चलते हैं। मेक और बाई का डिसीजन लेना है फिर, जो आप लेते आ रहे हो पहले से इलस्ट्रेशन 46, एंड आई थिंक आई बिलीव दिस इज द लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस टॉपिक, and later on we will move on transfer pricing. Thereafter I will try to in fact address the request of student for that MCQ, they are emphasizing on MCQ. तो मेक एंड बाई का डिसीजन लेना है। AB लिमिटेड मैन्युफैक्चर ए पिकनिक टेबल, पिकनिक के लिए एक टेबल बनाते हैं विच हैज द 3 कंपोनेंट X, Y एंड Z। 3 कंपोनेंट को मिला के एक टेबल बना देते हैं, 3 कंपोनेंट मिल जाते हैं एक टेबल बन जाती है। ठीक है, ये पिकनिक में टेबल काम में आती है। अच्छा, वन ऑफ द ईच बीइंग रिक्वायर्ड फॉर ईच टेबल, कह रहा तीनों कंपोनेंट चाहिए टेबल बनाने के लिए एक्स वाई जेड। द कंपनी इज वर्किंग एट फुल मशीन कैपेसिटी ऑफ 28,000 आवर, 28,000 आवर पर पीरियड, जो भी पीरियड होगा वो। एंड द मशीनरी यूज्ड इज कैपेबल ऑफ मेकिंग ऑल कंपोनेंट। कह रहा है जो मशीनरी है ना भाई, उस मशीनरी की खासियत ये है कि जो हमारी मशीनरी है वो एक्स वाई जेड को बना सकती है। हमारे पास उसके घंटे कितने हैं, 2800 घंटे हैं। ठीक है, मशीन के कितने घंटे हैं हमारे पास, 2800 घंटे हैं। और तीनों कंपोनेंट एक्स वाई जेड टेबल में चाहिए। The table are made in the batches of 20 and data related to the current production are as below। भैया ये क्या करते हैं, टेबल को बनाते हैं बैच में। और बैच में बनाते हैं जिसका इन्होंने डाटा दिया हुआ है। कंपोनेंट एक्स वाई जेड में 6, 10 और 12 हो गया। मशीन आवर कितने हैं, 6, 10 और 12 लगते हैं, यानी कि ये जो घंटे लगते हैं आपके पास, घंटे कितने हैं भैया, घंटे हैं 2800। ठीक है, घंटे कितने हैं, घंटे हैं 2800 ये रहे। और आपको x बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। y बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। z बनाने के लिए आपको कितना लगता है, 12 घंटे लगते हैं। टोटल 28 घंटे लगते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है एक्स वाई जेड का 15, 18, 18। फिक्स कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है 6, 7, 13। टोटल कॉस्ट इस तरह से नथिंग बट द सम ऑफ दीज टू। ठीक है, जिसमें आपका ये इनको सम कर दोगे तो आपको कॉस्ट आ जाएगी, ये रही कॉस्ट आपकी, ये वाली कॉस्ट आ गई। तो 15, 6, 21, 18, 7, 25, 18, 13, 31, ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। इसके अलावा इन कंपोनेंट की करनी पड़ती है असेंबली, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट 32 रुपये है, फिक्स कॉस्ट 13 रुपये है, टोटल कॉस्ट 45 रुपये बन जाती है। इस तरह से टोटल कॉस्ट जो है, मतलब कंपोनेंट प्लस असेंबली की वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है 83 रुपये, फिक्स कॉस्ट बन जाती है 44 रुपये, और टोटल कॉस्ट बन जाती है 127 रुपये। 150 रुपये की टेबल बिकती है, 23 रुपये का मुनाफा होता है। तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब करें क्या, आगे पढ़ते हैं सवाल को, आगे पढ़ते हैं। ओवर द नेक्स्ट बजट पीरियड द मशीन कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज ऑल्दो द असेंबली कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज एट रिक्वायर्ड। कह रहे जो ये मशीन की कैपेसिटी है ना 28,000 घंटे, कह रहा अगले पीरियड जो भी हम पीरियड कंसीडर कर रहे हैं उसमें आप जो है मशीन की कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन असेंबली की कैपेसिटी जितनी चाहिए उतनी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तब अब ये देखो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट की तरफ चलने लगा और मेक और बाई का डिसीजन करना पड़ा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है सवाल में। द बजट फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। अब बजट बनाया जा रहा है। बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द सेल परचेज वन ऑफ द कंपोनेंट इज बीइंग कंसीडर एंड फॉलोइंग कोटेशन हैज बीन रिसीव्ड। कह रहे हैं कि यार अब हमें क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी जो है
जब हम अगला बजट बना रहे हैं हमारी सेल बढ़ने की संभावना प्रतीत हो रही है, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द सेल। तो वो कह रहे हैं कि अब चूंकि हम मशीन आवर हमारे पास है नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सोचते हैं कि भाई इनमें से कोई सा एक कंपोनेंट बाहर से खरीद लें और डिमांड को पूरा कर दें। तो एक्स वाई जेड को किसी को भी खरीद सकते हैं, बाकी असेंबली हम अपने घर में कर लेंगे, मतलब प्लांट में कर लेंगे। The company had decided that only one component will be brought out in one period। कह रहा कंपनी ने ऐसा निश्चित कर लिया है, ऐसा डिसाइड कर लिया है कि एक ही कंपोनेंट बाहर से खरीदेंगे। द सेल डायरेक्टर थिंक, सेल डायरेक्टर साहब हैं यहाँ पे, वो सोचते हैं दैट सेल कुड ही कुड सेल एटलीस्ट 50% मोर टेबल। जो ये अभी इनको बना रहे थे जितनी भी टेबल, उनका मानना है कि वहीं हम 50% ज़्यादा टेबल खरीद बेच सकते हैं, मतलब आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। देन एट द प्रेजेंट लेवल एंड प्रोबेबिलिटी 75% मोर प्रोवाइडेड दैट प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज अवेलेबल। ये कह रहे हैं कि भाई हम जो हमारी करंट डिमांड है, करंट डिमांड की अपेक्षाकृत हम कम से कम जो है 50% ज़्यादा सेल कर सकते हैं। वी कैन डू 50% मोर सेल, we can do 50% more sale at least, and even can go up to 75% provided that प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज अवेलेबल। प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर हो तो हम तो, सेल मैनेजर साहब कह रहे हैं कि हम तो भैया ये 150 गुना बेच सकते हैं और इवन 175 गुना भी बेच सकते हैं, मतलब 175% भी बेच सकते हैं, गुना नहीं। तो अब ये बात है। अच्छा करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड द कंपोनेंट विच शुड बी ब्राउट आउट आउटसाइड इफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज बाय द 50% एंड हाउ मेनी कंपोनेंट शुड बी ब्राउट आउट। भैया ये कह रहे हैं कि एक बात बताओ, अगर ये इनकी सेल्स मैनेजर की बात को बड़ा गंभीरता से लिया जाए और हम ये माने कि 50% कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो हमें ये बताओ कि कौन सा इक्विपमेंट, ये कंपोनेंट बाहर से खरीदूं, एक्स खरीदूं, वाई खरीदूं या जेड खरीदूं, और कितना खरीदूं। अच्छा दूसरा क्या कह रहे हैं, रिकमेंड विच कंपोनेंट शुड बी ब्राउट आउटसाइड इफ द प्रोडक्शन इज इंक्रीज 75% एंड हाउ मेनी कंपोनेंट शुड बी ब्राउट। तो ये कह रहा है जो सेल्स मैनेजर साहब कह रहे हैं कि 50% बढ़ जाएगी, 75% तक भी सेल बढ़ सकती है। तो अगर हम बजट में ये प्लान कर लें कि हम जो है 50% इंक्रीज मान लें, तो कौन सा कंपोनेंट खरीदें, हम अपनी प्रोडक्शन अगर 50% इंक्रीज करके प्लान करें तो कौन सा कंपोनेंट खरीदें, और 75% इंक्रीज करके करें तो कौन सा वो खरीदें। तो ये दो सवाल आपसे पूछना चाहता है, इसके बाद आपका ये टॉपिक हो जाएगा खत्म है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ यूनिट बीइंग प्रोक्यूर्ड एट प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ देखो इसमें आपको 28 घंटे लगते हैं, आपके पास 28,000 घंटे हैं, तो कितने आप बना रहे होंगे, 1000 बना रहे होंगे, 1000 बैच है जो भी बना रहे हैं आप, हैं 1000 पिकनिक टेबल के जो 1000 पिकनिक टेबल का जो बैच आपका है, ठीक है। अच्छा तो अब ये क्या कह रहा है, अब आपको ये सोचना है कि आपको क्या है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट की तरफ जाना है। तो पहले आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन पर लिमिटेड रिसोर्स की तरफ जाना है, जैसे मैं आपको पहले सवालों में करवाता रहा हूँ। तो देखो प्राइस कोटेड बाहर से हमें अगर खरीदना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो लिमिटेड रिसोर्स है उस पे हमारा कंट्रीब्यूशन का आपका देखना पड़ेगा कि प्रायोरिटी क्या है। तो आपको जो बाहर से मिल रहा है 22 रुपये का मिल रहा है, 28 रुपये का और 32 रुपये का। तो प्राइस जो आपको मिल रहा है बाहर से, अगर आप एक्स को, वाई को, जेड को खरीदेंगे तो ये मिलेगा 22 रुपये, 28 रुपये और 32 रुपये रेस्पेक्टिवली। और इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपये, 18 रुपये, 18 रुपये है। तो दिस इज 15 रुपये, 18 रुपये, 18 रुपये। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है कितना जा रहा है, अगर आप बाहर से खरीदते हैं, भाई अगर मैं घर में बनाता तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाती, 15 रुपये, ठीक है। भाई मैं अपना जो कंपैरिजन करूंगा, अपना कंपैरिजन में किससे करूंगा, जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। बाहर से मैं खरीदता हूँ तो मुझे कितने का मिलता है, 22 रुपये का, 28 का और 32 का। घर में अगर बनाता हूँ तो 15 रुपये का, मतलब प्लांट में, घर का मतलब प्लांट में, तो 15 रुपये का, 18 रुपये का और 18 रुपये का। तो कितना कंट्रीब्यूशन मेरा लॉस हो रहा है, 7 रुपये, 10 रुपये और 14 रुपये रेस्पेक्टिवली। लेकिन इसके लिए जो कंस्टेंट है आपका बोटलनेक रिसोर्स जो है, जो मशीन आवर है, मशीन आवर कितना लग रहा है इसमें आपका 6 घंटे लगता है, एक्स को बनाने में, वाई को बनाने में 10 घंटे लगता है और जेड को बनाने में आपका 12 घंटे लगता है। तो कंट्रीब्यूशन या बाइंग कॉस्ट क्या है आपकी, बाइंग कॉस्ट 1.17, मतलब पर मशीन आवर लेंगे, पर बोटलनेक रिसोर्स लेंगे आपका,
ठीक है, ये 1 हो गया और ये 7 हो गया। तो सबसे कम देखो आपको कंट्रीब्यूशन कहाँ लॉस हो रहा है, वाई में, तो आपको वाई खरीदना चाहिए प्राइमा फेसी बाहर से। अच्छा, और आपके एक्स और जेड जो हैं ये आपके कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर तो इनका सेम है, तो इनकी रैंकिंग ऑलमोस्ट सेम आ रही है। ठीक है, तो अच्छा अब हमें लेकिन बताना था कि अगर हम 50% इंक्रीज प्लानिंग करें तो हमें कौन सा वो कंपोनेंट खरीद लेना चाहिए बाहर से। तो हम क्या करेंगे कि उस कंपोनेंट को बाहर से खरीद लेंगे और जो मशीन आवर बचेंगे उससे हम आपका एक्स और जेड बना लेंगे और असेंबली हम करा सकते हैं नॉर्मल रेट पे, तो उससे हमारा फायदा हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि कितना खरीदना चाहिए। सिंस द बाइंग कॉस्ट पर मशीन आवर इज लेस इन वाई, जो मैं आपको बता रहा था वही वाई में जो आपकी ये कॉस्ट है पर आवर वो बहुत कम, 1 रुपये, बाकी में 1 रुपये 17 पैसे है, दूसरे में भी 1 रुपये 17 पैसे है, तो वाई की कम है। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ये देखिए 50% अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप वाई अगर खरीदेंगे तो आप 1000 यूनिट बना रहे थे, अब 150% पे प्लान कर रहे हैं, तो आपके घंटे सेव कितने होंगे। तो पहले पहले आप जो है कितने घंटे सेव हुए आपके। ठीक है, घंटे कितने फायदे होंगे भाई आपके, ये जो 1000 बना रहे थे इसमें 1000 को बनाने में कितने घंटे लग रहे थे, इसमें आपके वाई में आपके 6 लग रहे थे, सॉरी 10 लग रहे थे। तो अब आप 1000 बैच बना रहे थे, अब आप ये बाहर से खरीदेंगे, ये वाला वाई कंपोनेंट कितना कहाँ से खरीदेंगे, बाहर से खरीदेंगे। तो आपको कितने घंटे बच जाएंगे इससे, 6000 घंटे बच जाएंगे। ठीक है, अब जो ये 6000 घंटे बच जाएंगे, इनको आप अगर 150% पे जाना चाहते हैं तो आपके एक्स में कितने यूटिलाइज हो जाएंगे और वाई में कितने, जेड में कितने यूटिलाइज हो जाएंगे। तो देखो पहले आप बना रहे थे 1000, अब आप बना रहे हो 1500, 1500। तो 1500 में आपके कितने कितने ये घंटे यूज हो सकते हैं। आप देखो इन्होंने यहाँ कैलकुलेट करके भी दिखाया है नीचे में, तो ये जो कैलकुलेट करके इन्होंने दिखाया है वो देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने क्या किया कि जो 1500 इंटू 6 और 1500 इंटू 12, तो आपके कितने घंटे हो गए, 9000, 9000, तो 2700 घंटे यूज, आपके 27000 घंटे आपके यूज हो गए। भाई आप क्या कर रहे हो इसमें, ये जो वाई को बिल्कुल बना नहीं रहे हो, वाई वाले प्रोडक्ट को आप बाहर से खरीद ले रहे हो कंपोनेंट को, तो वाई वाले कंपोनेंट को बाहर से खरीद लेंगे। तो आपकी जो 28000 घंटे हैं, आप अगर 1500 की कैपेसिटी पे जाएंगे, ठीक है, आपकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी आ रही थी वो आपकी आ रही थी 1000 है, आपकी कितनी आ रही थी, 1000 आ रही थी। अब आप 50% इंक्रीज करेंगे तो कितनी आएगी, 1500। तो 1500 पे वाई तो आप बाहर से खरीद ले रहे हैं, भाई आप कहाँ से खरीद ले रहे हैं, बाहर से खरीद ले रहे हैं, बाई को आप खरीद ले रहे हैं बाहर से। तो जो आप ये एक्स और जेड को 1500 अगर 150% कैपेसिटी पे चलाएंगे तो 1500 इंटू 6 तो 9000 घंटे तो यहाँ यूज हो जाएंगे, 1500 इंटू 12 आपके 18000 घंटे यहाँ यूज हो जाएंगे, तो आपके 27000 घंटे यूज हो जाएंगे इस तरह से, तो आपके पास 1000 घंटे बचेंगे। तो आप एक काम करो, जो 1000 घंटे बचे इसमें वाई बना लो। तो वाई कितने बना पाओगे, वाई में लगते हैं 10 घंटे एक में। ठीक है, तो 1000 इंटू बट डिवाइडेड बाई 10, तो 100 यूनिट आप यहाँ बना पाओगे, तो आप 1400 यूनिट बाहर से खरीद लो वाई की। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, 1400 यूनिट आप बाहर से खरीद लो। ठीक है, अब ये कह रहा कि अगर आपकी कैपेसिटी 75% इंक्रीज हो जाए तो अब आप कितने बनाओगे, भाई पहले आप 1000 बना रहे थे, अब आप कितने बनाओगे, 175% इसका इजाफा करोगे इसमें हैं, तो आपके हो जाएंगे 1750 यूनिट कंपोनेंट बनाओगे। तो एक्स में आपके 6 घंटे यूज होते हैं, तो 10500 होंगे, और आपके जेड में जो है 17000, 1750 इंटू 12 करेंगे तो 21000 होंगे। तो ये आप देखो ये कितने हो गए आपके, ये आपके हो गए 31500, लेकिन घंटे हैं आपके पास 28000। तो ये पॉसिबल है क्या ऐसा करना, ऐसा करना पॉसिबल है ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दस इट इज नॉट पॉसिबल because y is brought from outside, the available hour are not sufficient to manufacture x and y, and it is also given that the only one component should be brought from the outside। तो एक ही खरीदना है, तो इससे बेहतर होगा कि हम जिसमें ज़्यादा घंटे आपके बच रहे हैं ना, जिसमें ज़्यादा घंटे कंज्यूम हो रहे हैं उसको खरीद लो, क्योंकि इस पे तो ये स्ट्रेटजी फेल हो जा रही है। तो आप देखो इसमें आपके किस में घंटे कम यूज हो रहे हैं, 6 इसमें हो रहे हैं, इसमें 10 हो रहे हैं, अब इसमें 12 हो रहे हैं। तो आप क्या करो, इसको बाहर से खरीद लो। तो अब देखो अगर बाहर से इसको खरीदते हो तो कितने घंटे आपके यूटिलाइज हो पाते हैं, तो देखो भाई कितने घंटे यूटिलाइज हो पाते हैं, देखो
आपके 175% पे जाने पे आपने क्या कर दिया, अब आपने क्या किया, आपने किया इस तरह से, तो आपने क्या डिसाइड किया फिर कि भैया हम जो है एक कंपोनेंट ही बाहर से खरीदना, वी हैव टू बाई फ्रॉम द आउटसाइड इधर एक्स और जेड। एक्स और जेड हम खरीद सकते हैं, फिर वाई को अगर नहीं खरीदे तो, क्योंकि हमें एक खरीदना है। ये तो उन्होंने कंस्टेंट लगाई हुई है, ये लगाई हुई ना कंस्टेंट कि ओनली वन कंपोनेंट शुड बी ब्रॉट फ्रॉम द आउटसाइड। तो हम क्या करेंगे फिर, y को नहीं खरीद सकते, x और z पे विचार करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि x की बजाय z की घंटे डबल है। इन द इवेंट वी शैल ट्राई टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड विच मेक्स द मोर मशीन आवर अवेलेबल एट प्रेजेंट z ऑन द कैलकुलेशन नंबर ऑफ यूनिट जेड इज टू बी ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि जेड को हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्स में आपको 6 लेता है, वाई में 10 लेता है। देखो एक्स में आपके कितने ले रहा था 6, वाई में कितने ले रहा था 10, जेड में कितने ले रहा था 10। तो अब अगर हमें खरीदना ही है तो मैं इस वाले को खरीदूंगा ना जिससे ज़्यादा घंटे स्पेयर हो जाएं। तो आप अगर इसको वाई को सॉरी जेड को आप अगर परचेज बाहर से करते हैं तो आपको एक्स और वाई बनाने के लिए कितने घंटे यूज हो जाएंगे, 1750 इंटू 6 10,500 और 1750 इंटू 10 इज इक्वल टू 70,500। तो इससे आपके 28,000 घंटे पूरे यूटिलाइज हो गए। तो आप कितनी यूनिट खरीद लो, अब आपको जेड बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो आप जेड की पूरी यूनिट 1750 आप खरीद लो। तो मेरे हिसाब से आई हैव क्लियर विद द ग्रेट डिटेल, आई बिलीव ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब हमारा ये टॉपिक 2.1 खत्म हो जाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपकी कुछ मदद कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे कुछ जो कमेंट आप भेजते हैं उससे मुझे फीडबैक मिल जाती है कि भाई ये आपके काम की बात है या नहीं है। तो विद दिस आई एम क्लोजिंग एंड आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन ट्रांसफर प्राइस। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स की बार बार रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर आप एमसीक्यू जो रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू आने की ज़्यादा संभावना हो रही है ऑनलाइन एग्जाम में, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मैं ही ट्रांसफर प्राइस आपको पूरा कराऊंगा। राइट, तो विद दिस आई एम एंडिंग, थैंक यू वेरी